नमस्कार, BQ प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक की इसलिए कि अब कभी भी कर्नाटक के विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पिछली बार 27 मार्च को 2018 में ऐलान हुआ था, 12 मई को मतदान हुआ था और 15 मई को रिजल्ट आ गए थे। अब भी मार्च का महीना चल रहा है और अब किसी भी दिन चुनावों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि 24 मई के पहले कर्नाटक की नई विधानसभा बन जानी है। तो कर्नाटक में जब भी आप चुनाव की बात करेंगे तो जातीय समीकरण का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 2011 के बाद से देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई है, तो जो भी ऑफिशियल डेटा उपलब्ध है वो 2011 के हिसाब से ही है, भले ही चुनाव 2023 में अब होने वाले हैं। तो जो ऑफिशियल डेटा है वो आपको बता देते हैं। आपने लिंगायत और वोकालिंगा, ये दो बड़ी कम्युनिटीज़ के बारे में सुना होगा जो कि कर्नाटक में हैं। उनके परसेंटेज आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी कम्युनिटी लिंगायत है। लिंगायत के आंकड़े जो मेरे पास उपलब्ध हैं इस वक्त 2011 की सेंसस के मुताबिक वो 17% हैं। वोकालिंगा 11% है। दलित राज्य में एक बड़ी कम्युनिटी है जो कि 19% पर है। मुस्लिम 16% हैं, OBC 16% हैं और अन्य जातियाँ 21% पर हैं। लिंगायत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वोट बैंक है। बीजेपी के बड़े नेता लिंगायत समुदाय से हैं। BS येदियुरप्पा, अभी जो मुख्यमंत्री हैं बोम्मई, ये दोनों लिंगायत हैं। वोकालिंगा की अगर बात की जाए, जो उनके सामने की बड़ी कम्युनिटी है, वो देवेगौड़ा की पार्टी यानी ये JDS जो है वो वोकालिंगाओं की पार्टी मानी जाती है। दक्षिण कर्नाटक में वोकालिंगा है और उत्तरी कर्नाटक में लिंगायतों का जोर रहता है। कांग्रेस के पास कौन है? कांग्रेस के पास वोकालिंगा के नाम पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कि एक और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, सिद्धरमैया, वो कुर्बा कम्युनिटी से आते हैं। सिद्धरमैया की बात चली है तो आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, जब सिद्धरमैया मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसी जातीय जनगणना के आधार पर एक नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वोकालिंगा JDS के साथ चले गए, लिंगायत BJP के साथ चले गए, तो कांग्रेस किस वोट बैंक के नाम पर ध्रुवीकरण करे। तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए 2015 में एक जनगणना कराई, राज्य में जातीय जनगणना कराई। करीब 150 करोड़ का खर्चा सरकारी खजाने पर पड़ा, लेकिन वो आंकड़े जो सामने आए वो बहुत चौंकाने वाले थे। इतने चौंकाने वाले कि ये दोनों बड़ी कम्युनिटीज यानी लिंगायत और वोकालिंगा अब मेजॉरिटी कम्युनिटी कर्नाटक में नहीं बची है, बड़े समुदाय नहीं बचे हैं, दलित बड़े बनकर उभरे हैं। मैं आपको बताता हूँ वो आंकड़े क्या थे जो 2015 में जनगणना में कराए। हालांकि उसके आंकड़े रिलीज नहीं किए गए, ये लीक हुए, पर यही आंकड़े आज की तारीख में ज़्यादातर पार्टियाँ, चाहे वो सरकारी कामकाज हो, चाहे वो नीतिगत फैसले हो या फिर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना हो, उसी के आधार पर करती हैं। तो इस लीक रिपोर्ट के आधार पर लिंगायत 17% से घटकर 10% पर रह गए, वोकालिंगा 11% से घटकर 8% पर रह गए। दलित बड़ी ताकत बनकर उभरे, वो 19 से बढ़कर 24% हो गए। मुस्लिम समाज 12.5% पर है, ST 7%, OBC 7%। इसी को ध्यान में रखते हुए सिद्धरमैया ने उस टाइम पर एक नया शब्द गढ़ा, एक नया कास्ट कॉम्बिनेशन गढ़ा, जिसको अहिंडा कहा गया। अगर मैं स्पेलिंग करूं इंग्लिश में तो AHINDA। अहिंडा दरअसल एक कन्नड़ शब्द है और जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है दलित, अल्पसंख्यक और OBC का। तो अगर अहिंडा कम्युनिटी की बात करें तो 2015 की उस सेंसस के मुताबिक, यानी जो नॉन लिंगायत हैं, नॉन वोकालिंगा हैं और नॉन ब्राह्मण्स हैं, वो वोटर करीब करीब 75% के आसपास आ जाते हैं। और इन्हीं 75% को टारगेट सिद्धरमैया ने किया था। और शायद ये बहुत बड़ी वजह थी कि 2018 के विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी भले बनी हो, लेकिन वोट परसेंटेज में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आपको 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़े बताता हूं, देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। बीजेपी को 224 विधानसभा में से 104 सीटें मिलती हैं 36.35% वोट के साथ। कांग्रेस को 78 सीटें मिलती हैं 38.14 वोट के साथ। और JDS जो कि तीसरे नंबर की पार्टी है, उनको 18.3% वोट मिलते हैं और 37 सीटें आती हैं। यानी कांग्रेस BJP से वोट परसेंटेज में करीब करीब 1.25 से 2% वोटों में आगे रही, भले ही सीटें उसकी करीब 30 के आसपास, 25 से 30 के आसपास कम रही। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को इस वक्त मजबूती से कंसोलिडेट करने में लगी हुई है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है
कि 2019 में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा में कर्नाटक की 28 सीटें हैं, 28 में से 25 पर बीजेपी जीती थी, क्योंकि मोदी के नाम का जादू चल रहा था, मोदी के नाम की हवा थी, इसका फायदा बीजेपी को मिला था। और उन 25 लोकसभा सीटों में 170 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें बीजेपी नंबर 1 पर थी, यानी 224 में से 170 पर। और इसी परफॉर्मेंस को बीजेपी को दोहराने का दबाव अब सबसे ज़्यादा है। इसीलिए बीजेपी ने बीते 5 साल में 2 मुख्यमंत्री बदले। पहले येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उनको हटाकर एस.आर. बोम्मई को बनाया। बीच में आपको याद होगा सरकार गिर गई थी येदियुरप्पा की, और कुमारस्वामी भी कांग्रेस की मदद से मुख्यमंत्री बने थे, जो करीब 14 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। तो इस 5 साल के कार्यकाल में कर्नाटक विधानसभा ने 3 मुख्यमंत्री देखे। फिलहाल बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के बोम्मई साहब पर यही दबाव है कि उनको चुनाव दोबारा जितवा कर देने हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ नए फॉर्मूले निकाले हैं, कुछ नए मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। बड़े मुद्दों के नाम पर तो बीजेपी के पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है लाभार्थियों का, हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, जिसके ज़रिए बीजेपी को लगता है कि इसका तोड़ अभी किसी के पास नहीं है और वो आसानी से चुनाव जीत सकती है। और सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके पास है। लेकिन बोम्मई साहब ने कहा क्योंकि वो लिंगायतों के नेता हैं, उन्होंने एक आरक्षण के लिए एक नया शब्द निकाला। लिंगायत समुदाय की एक कम्युनिटी है, पंचमसाली, माफ करिएगा, पंचमसाली समुदाय है लिंगायतों का, उसको उन्होंने आरक्षण देने की बात की, पैरोकारी कर दी है। और शायद ये बीजेपी को लगता है कि इस आरक्षण के जरिए लिंगायतों का वोट एक मुश्त उनके पास आ जाएगा। तो मुद्दे के नाम पर बीजेपी के पास जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं बीजेपी के, वो तो हिंदुत्व की बात भी करने लगे हैं। राम जन्मभूमि की बात हो रही है, हनुमान जन्मभूमि कर्नाटक में इसकी बात की जा रही है, देवनागरी को कहा जा रहा है, बुरके का मामला है, हिजाब का मामला है, पीएफआई का मामला है। और इतना सबके बावजूद भी राहुल गांधी की जो लंदन यात्रा के जो विवादित बयान रहे, उसको भी बीजेपी ने इनकैश करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की बात करें कर्नाटक में, तो कांग्रेस का गढ़ कर्नाटक में रहा है। कांग्रेस खराब से खराब वक्त में भी 26% से कम में कभी नहीं गई है, 26% वोट उसको मिला ही है। और खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस के जो नए नवेले अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद कर्नाटक से आते हैं। उनकी पहली बड़ी और कड़ी परीक्षा खड़गे साहब की कर्नाटक में होने वाली है कि वो बीजेपी की सरकार को हटा दें, डबल इंजन की सरकार को हटा दें और अपनी सरकार बना पाएं। कितने कामयाब होंगे ये पार्टी के अंदरूनी कलह के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा कांग्रेस ओपीएस के मामले को उठाएगी, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम पर उसको हिमाचल में बहुत अच्छा बहुमत मिला था, बहुत अच्छा उसको रिसेप्शन मिला था वहाँ की वोटर्स की तरफ से। और एक मामला भ्रष्टाचार का है। अभी हाल ही में बोम्मई सरकार के एक विधायक के घर से, उनके बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए कैश मिले थे। उस तस्वीर को कांग्रेस के नेता जमकर भुना रहे हैं। वो पहले ही बोम्मई सरकार को पे सीएम के नाम से बोलते आ रहे हैं, उन पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये सरकार सबसे अधिक करप्ट है। इन मुद्दों के सहारे कांग्रेस पार्टी अपने कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि कर्नाटक में ज़्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, पर कुछ पॉकेट्स में कई कोणीय मुकाबला होने वाला है, कहीं चतुर्कोणीय, कहीं पंचकोणीय। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जाकर वहाँ पर रैली कर ली है, आम आदमी पार्टी वहाँ लड़ना चाह रही है, असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम भी वहाँ चुनाव लड़ चुकी है, वो भी उसके लिए एक बड़ा मामला है। तो अगर एनसीपी शिवसेना, जो कि महाराष्ट्र से लगता हुआ इलाका है बेलगाम का, वो वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में अगर बहुकोणीय मुकाबला हुआ तो इस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा विपक्ष का काम मुश्किल भरा हो जाएगा और बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। इसीलिए इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी ये कहा जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा आज नहीं पता है। ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल जब आएंगे तब उससे पता लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा दिलचस्प चुनावी मुकाबले की ओर इशारा कर रही है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक वही इलाका है जिसको बीजेपी में दक्षिण का द्वार कहा गया। बीजेपी क्या कर्नाटक को बचाने के लिए और कौन सी तरकीबें देखेगी, उस पर हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। धन्यवाद।